इस वक्त सिचुएशन ये है कि इसराइली हुकूमत को इसराइली फ़ौज बिल्कुल क्लियर कट बता चुकी है कि हमारे पास ना तो अब इतने वसाइल हैं और ना ही हमारे पास इतने फ़ौजी हैं जो कि जाकर इतनी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि हम थक चुके हैं। और जो अवाम बंकर्स के अंदर मौजूद है, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि महीना बंकर्स के अंदर गुजारना पड़ेगा। तो ये नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा जो सबसे अच्छी और खुशाइन बात यह है कि आबना हुर्मुज़ से जो जहाज़ों का गुजरने का सिलसिला शुरू हुआ है और पाकिस्तानी फ्लैग लहरा कर जो जहाज जिस तरीके से गुजरे हैं, तो ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया के अंदर एक जिंदा जागती मिसाल है। फिर इसके बाद इंडिया को कितने भी मसले हो जाएं, वो कितना भी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दे, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से हम पोजीशन को लेकर चल रहे हैं। यहीं से मैं अपने प्रोग्राम के गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी एयर मार्शल अतीब सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपको वेलकम कहते हैं। इसके साथ कमोडोर एहसान अहमद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, आपको भी सर वेलकम कहते हैं। सर मैं अतीब सिद्दीकी साहब आपसे आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो अभी जो इसराइल के अंदर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, हम ईरान को हमेशा डिस्कस करते हैं वहाँ पर क्या तबाही हुई, पासदारान इनकलाब क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, बट स्पेसिफिकली अगर मैं इसराइली डिफेंस सिस्टम को आपसे समझना चाहूँ तो हमारे व्यूवर्स को समझाइएगा कि उनकी कितनी कैपेसिटी थी, किस हद तक ईरान उसको डैमेज कर चुका है, और अभी जिस तरीके से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो आपको लगता है कि अब वाकई उनके पास तमाम इंटरसेप्टर और आयरन डोम सब खत्म हो चुका है? फिजा, इसको बड़े केयरफुली इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जिस तरह आपने शुरू में कहा कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी चल रहा है साथ साथ ना, तो सही इतलात नहीं मिल रही हैं कि किसका नुकसान कितना हुआ है। वेस्टर्न मीडिया ईरान के ऊपर बहुत नुकसान क्लेम कर रही है, सिमिलरली ईरान जो है ना वो इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा वो भी नुकसान क्लेम कर रहे हैं। हाउएवर, आपका सवाल था कि जी जब भी इस तरह की कोई वॉर होती है तो पहले चंद दिनों में तो सारा कुछ जो है वो बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा होता है। वॉर शुरू होने से पहले इसराइल के पास एक बहुत मॉडर्न, बहुत इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसको आप सबको पता है। इसके अंदर वो एरो 1, एरो 2, डेविड स्लिंग, आयरन डोम और आयरन बीम। अगर सिंपल अल्फाजों में ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने तमाम स्पेक्ट्रम जो है हाई ऑल्टीट्यूड से लेके लोएस्ट ऑल्टीट्यूड तक को कवर किया हुआ था। लेकिन हर पासिंग डे के साथ जब इनके ऊपर अटैक होता है तो वो जो सिस्टम्स होते हैं किसी भी मुल्क के, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, और ये मुमकिन नहीं होता है कि आप उस सिस्टम को रिप्लेस करें विद इन डेज। ये बड़ा टाइम लगता है इन सिस्टम्स को रिप्लेस करने को और इंटीग्रेट करने को। तो आज 1 महीना हो चुका हुआ है इस जंग को होते हुए, तो और इसमें आपको पता है कि ईरान ने उनके ऊपर बहुत सारे मिसाइल दागे हैं, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन भी अब होनी शुरू हो चुकी हुई है मिसाइल्स की। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होगा। इसकी और एक प्रूफ आप इस तरह कर लें कि पहले दिनों में अगर फ़र्ज करें ईरान उनके ऊपर कोई 50 मिसाइल दाग रहा था और ड्रोन्स दाग रहा था, तो उसमें से जो पेनिट्रेट कर रहे थे वो शायद 8 या 10 पेनिट्रेट कर रहे थे। आज वो अगर 10 मिसाइल अब अपना दाग रहा है इसराइल के ऊपर, तो उसमें से 8 पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो वेरएज द क्वांटिटी ऑफ मिसाइल्स जो है वो कम हो गई है, बट द इफेक्टिवनेस इज गेटिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर। और वो सब इस वजह से कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अब डिग्रेड होता चला जा रहा है और बहुत हद तक हो चुका हुआ है। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में डिकॉय यूज किए, कभी सुपरसोनिक, बड़े स्ट्रेटजी के साथ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ईरान ने भी बड़ी स्ट्रेटजी से इस पूरी वॉर को लेकर चले हैं। मैं एहसान अहमद साहब आपकी तरफ आऊँगी, हमें ये समझा दें कि अभी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि हम जो है वो ईरान तो नहीं लेकिन खारिज जजीरे की तरफ जो है जाएंगे, और वहाँ पर कह रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कोई ऐसा आपको नज़र आता है? क्योंकि जियोग्राफिकली ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है पूरे का पूरा, उनके पहाड़ सिस्टम वो उसको बहुत एज दे रहा है। सो समुद्री तरीके से या फिर किस तरीके से वो एंटर हो सकते हैं, अगर एंटर होना भी जाए खारिज जजीरे के, नॉट इनटू ईरान, क्योंकि वो उससे थोड़ा हटके है। शुक्रिया फिजा। ये खारिज के ऊपर अगर बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर आना चाहिए तो मुझे शायद आपको ना बहुत ही टेक्निकल लेवल के ऊपर एम्फीबियस असॉल्ट के बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि खर्द जो जजीरा है वो पर्शियन गल्फ में काफ़ी नॉर्थ के करीब है। ये जो कुवैत और इराक के पास जो बुबियान एंड वर्बा आइलैंड्स हैं उनसे थोड़ा सा आगे, और ईरान की अपनी जो कोस्ट लाइन है उससे तकरीबन
20 एक मील के करीब समुद्र के अंदर मौजूद है। इसकी जो एक इम्पोर्टेंस इस हिसाब से है कि यहाँ से ना 90% जो ईरान का तेल है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। Right. लेकिन वो तेल आता किधर से है? वो आता उनके मेनलैंड से ही है। तो यहाँ पे जेटीज बनी हुई हैं, पियर्स बने हुए हैं जहाँ पे आके जहाज खड़े होते हैं और उधर से तेल लेके वो निकल जाते हैं। ज्योग्राफिकली जो टोपोग्राफी है उस आइलैंड की, उस पे प्रोटेक्शन कोई नहीं है। उस पे जिस तरह बाकी ईरान की पूरी सरहद जो है जारगोस माउंटेन्स हैं जो कि पूरे नॉर्थ वेस्ट से शुरू होके और अलोंग द कोस्ट सारी ईरान के साथ जो है ये जारगोस माउंटेन्स चलती है। इसीलिए एक बड़ी इनपेनिट्रेबल किस्म की डिफेंस है जो कि कुदरती तौर पे ईरान के पास है। इस आइलैंड के ऊपर अगर उनको कोई फोर्सेस लेकर आनी है तो उसके लिए एक तो ईरान ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुकी है अपनी वो डिनाइल के लिए, बीच डिफेंसेस, अपनी कुछ लैंड फोर्सेस भी वहाँ पे रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे अपनी फोर्सेस लैंड करने के लिए एक क्वांटिटी में बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा फोर्सेस चाहिए हैं जो कि अमेरिका को वहां पे लानी पड़ेंगी। अभी उन्होंने कुछ फोर्सेस मोबिलाइज की हैं जापान वाली साइड से। यूएसएस ट्रिपोली का जो मरीन एक्सपीडिशन यूनिट का ग्रुप है वो आ रहा है। सैन डिएगो से जो है बॉक्सर का मरीन एक्सपीडिशनरी ग्रुप आ रहा है। इन्होंने तकरीबन 2000 ट्रूप्स 82nd एयरबोर्न के जो हैं वो भी वहाँ पे मूव किए हैं। मिल मिला के कोई 7-7,500 एडिशनल सोल्जर्स वहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन ये जो कैपेसिटी है लैंड फोर्सेस की टू कैरी आउट एन एम्फीबियस असॉल्ट ऑन खर्ग आइलैंड, ये बहुत ही नाकाफी है। याद रखें कि ईरान के पास उनकी जो रेगुलर जिसको अर्तश आर्मी या जो खासदार इनकलाब उनको मिला के तकरीबन को 6 लाख के करीब उनके पास लैंड फोर्सेस भी हैं। तो ये 7,000 सोल्जर्स जो है उधर ऑब्जेक्टिव के ऊपर एम्फीबियस लैंडिंग करके वहाँ पे होल्ड करके उसको ब्रिज हेड के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए ये क्वांटम बहुत कम है। दूसरा, अगर इन एक्सपीडिशनरी ग्रुप्स ने जो कि यूएसएस ट्रिपोली का है या यूएसएस बॉक्सर का है, इसने हॉर्मुज़ में से ही गुजर के उधर तक जाना है, तो पहले तो वो ईरान की जो सारी एंटी सरफेस शिप कैपेबिलिटी है, ड्रोन कैपेबिलिटी है, जो उनके अनमैन्ड सिस्टम्स है, वो सारी कैपेबिलिटी खत्म होगी। वहाँ पे कंप्लीट सी कंट्रोल हासिल होगा, फेवरेबल एयर स्पेस होगी, तभी ये एम्फीबियस असॉल्ट हो सकता है। तभी तो इम्पॉसिबल, अदरवाइज तभी तो अभी तक नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने हमें ब्रीफ कर दिया है। दैट्स वाई जहाँ पे फेलियर्स आ रहे हैं। बट साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, जैसे मेरे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि 30 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया इस जंग को शुरू हुए और ख़त्म होने के कोई चांसेस कोई नज़र आ रहे हैं आपको? कैसे दी एंड होगा? हम सिफारतकारी भी कर रहे हैं या फिर यूक्रेन वॉर वाला हाल होगा, चल रही है तो चल रही है, गज़ा वाला हाल होगा, मार हो रहा है? देखें काबिल एहतराम फ़िज़ा, हम पिछले 2 दिन से इसी टाइम फेस टू फेस में बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ हमारे आर्मी अफसरान, एयरफोर्स और दानश्वर भी आए, उनसे भी हमने कुछ सीखा। आज तीसरा प्रोग्राम फिर इसी टॉपिक पे ही कर रहे हैं। मैंने रात भी अपने दोस्तों से फैसल बढ़ाई और मेरे हम दोनों दोस्तों 8-10 दोस्त बैठ के तजिया हम कर रहे थे। 2 बातें क्लियर हमें समझ आई हैं। अमेरिका के पास इस वक्त 2 पॉइंट्स हैं, तीसरा पॉइंट ना हम तलाश कर सके हैं, ना मैं इन प्रोग्रामों पिछले 2 दिनों के प्रोग्रामों में ढूंढ चुका हूँ। वो 2 पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट है अमेरिका को समझ आ चुकी है कि उसको शिकस्त हो गई है। Right. अब अगर उसको शिकस्त हो गई है, 2 हाथ ईरान आगे चला गया है, तो इस मौके पर उसको बैक करना है, उसको वापस जाना है, उसको 5 ईरान के जो 2 ले ले या 3 ले ले, ये उसकी मर्जी है। 5 के 5 तो कबूल कभी भी अमेरिका नहीं करेगा ना। जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा है ना, 5 दे रहा है ना ईरान, उसमें से 2 ले ले या 3 ले ले और सुलह सफाई करे और वापस चला जाए। नंबर 1। दूसरी ऑप्शन उसके पास है बूट्स ऑन ग्राउंड की, जो आप भी बात कर रही थी। बूट्स ऑन ग्राउंड करना भी बहुत मुश्किल है। बूट्स ऑन ग्राउंड करके बहुत हलाकतें हो जाएंगी, जो कि वियतनाम से भी ज्यादा फिर लंबा काम खुल जाएगा। लिहाजा मैं तो आज कंसेंसस कर चुका हूं, 3 दिन की मेहनत और मुशक्कत के बाद अमेरिका के पास या तो सुलह सफाई है या फिर मैं क्लियर आज कहूंगा उसके पास एटमी कुव्वत है। वो एटम बम एट एनी कॉस्ट चलाएगा अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी पहलवानी को खड़ा करने के लिए। तीसरी ऑप्शन तो उसके पास है ही कोई नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता उसने ये हमाकत कर दी, क्योंकि ट्रंप अनइवन लाव वाली तबीयत का आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने ये कर दिया तो उसके बाद भी बूट्स ऑन ग्राउंड तो फिर भी करना है ना, अबूरी हुकूमत तो फिर भी बनानी है ना। बिल्कुल ठीक। ये सारी चीजें
अगर वो करता भी है तो मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ सवाए सुलह के और कोई चांस नहीं है। तीसरा पॉइंट मुझे समझ नहीं आता।